नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग यहाँ पर माधव निदान का जो हम लोग सत्योवरण निदान यह अध्याय पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं। जो लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं वो लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि यहाँ पर आज बारिश हो रही है। मतलब अभी तो ठीक चल रहा है। अगर ये नेटवर्क चला जाएगा तो आप लोग इसको संभाल लीजिएगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना दिया है। चलिए हम लोग यहाँ पर ये आगे का श्लोक पढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। ये 24 नंबर का श्लोक पढ़ना है। मास मर्म में हुए विद्ध के लक्षण। अगर मास मर्म जो है उसमें विद्ध हो जाता है तो क्या लक्षण होते हैं। तो बताया कि पांडु विवर्ण स्पर्शितम न वेत्ति यो मास मर्मण्य भी पीड़ितः स्यात्। मतलब मर्म रूप मास में यदि विद्ध होता है तो रोगी पांडु वर्ण अथवा विवर्ण हो जाता है और उस स्थान में स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। इसका टीका क्या बता रहे हैं कि अनुक्त मास मर्मणो निंग विद्धस्य लंगमाह पांडुर्विवर्ण इत्यादि ननु सिरादि विद्ध लिंगवत मास्म विद्ध लिंगमपि पूर्वम कुतो नोपदिष्टम उच्यते केवल मासादि विद्ध स्यात्। एक मिनट रुकिए। व्यापत्करत्वात् पूर्वमनुपादानम। मतलब मर्म विद्ध का पीछे कहीं उल्लेख नहीं है, अतः मास मर्म के विद्ध के लक्षण कहते हैं पांडु पांडु विवर्ण इत्यादि। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पीछे सिरादिकों के विद्ध के लक्षण जब कहे तो मास विद्ध के लक्षण क्यों नहीं कहे। इसका समाधान कहते हुए कहते हैं कि केवल मास विद्ध में से कोई विशेष हानि नहीं होती है, इसलिए उसका सर्वप्रथम उल्लेख करना कुछ महत्व नहीं रखता, इसलिए उसे पीछे कहते हैं। मतलब मास विद्ध जो होता है ये उतना वो नहीं होता, मतलब बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसको बाद में कहा गया है। जब मांस में मर्म में क्षत हो जाता है तो मनुष्य पांडु वर्ण का होता है, मतलब वहां रक्तहीनता हो जाती है। और विवर्ण अर्थात विकृत वर्ण का हो जाता है, तथा ऐसे व्यक्ति को स्पर्श का ज्ञान नहीं रहता। ऐसे लक्षण पाए जाए तो मांस मर्म विद्ध समझना चाहिए, ऐसा बताया। इसके बाद में सभी प्रकार के व्रणों में होने वाले उपद्रव 25 और 26 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं विसर्प पक्ष घातश्च शिरास्तंभ अपतानकः मोहोन्माद व्रण रुजो ज्वरस्तृष्णा अनुग्रह काशच्छर्दिरतिसारो हिक्का श्वास सवे पतु षोडशोपद्रवा प्रोक्ता व्रणानाम व्रण चिंतकैः। मतलब किसी प्रकार का व्रण हो जाता है तो उसमें विसर्प हो जाता है। कोई भी व्रण हो जाए तो विसर्प हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, शिरास्तंभ, अपतानक, मोह, उन्माद, मतलब मन तक इसका काम होता है। व्रण का इफेक्ट माइंड तक जाता है तो उन्माद होगा, व्रण में पीड़ा होगा, ज्वर होगा, वो इन्फेक्शन की वजह से
फीवर आ सकता है, प्यास लगेगा, अनुग्रह हो सकता है, खांसी हो सकता है, श्वास, वमन, अतिसार, हिचकी और कंप, ये 16 उपद्रव हो सकते हैं। ऐसा माधव निदानकार में इन्होंने बताया है। टीकाकार क्या बोल रहे हैं, सर्व व्रणानाम उपद्रवा नाह विसर्प इत्यादि, मतलब विसर्प इत्यादि से सब प्रकार के व्रणों के उपद्रव लिखते हैं। सब व्रणों के उपद्रव लिखते हैं जब व्रण रोगी के समय पर उचित चिकित्सा न करने पर कालांतर में विसर्प, शोथ, पक्षाघात, सिरा स्तंभ, अपतानक, मोह, उन्माद, व्रण में अत्यंत पीड़ा, ज्वर, तृष्णा, हनुस्तंभ, खांसी, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास और कंप, यह 16 उपद्रव हो जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि व्रण की समय पर चिकित्सा न करने पर व्रण स्थान में होने वाले संचेष्टावाही तंतुओं पर भी क्षय साथ साथ होने लग जाता है तथा दीर्घकालीन पीड़ा एवं मानसिक अशांति और आहार यंत्रणा से मानसिक विकृति तथा पांचनेंद्रियों की विकृति हो जाती है। इन विकृतियों के लक्षण में यह विसर्पादि 16 उपद्रव उत्पन्न हो जाया करते हैं, जिसमें उलझकर मनुष्य का जीवितावस्था में रहना असंभव हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर कोई व्रण हो गया, कोई जख्म हो गया तो, और मतलब जो वुंड हो गया, इंजरी हो गया उसमें, तो ये सारी चीजें होके मृत्यु तक हो सकता है और ये सारे उपद्रव हो जाते हैं। इस तरह से यह सद्य व्रण का अध्याय समाप्त हुआ। अब हम नया अध्याय शुरू करते हैं, भग्न निदान। मतलब फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या होता है, बोन्स का फ्रैक्चर यहाँ पे बताया। ये हमने सर्जरी में पढ़ा हुआ है, तब भी ये माधव निदान वाला पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। भग्न निदान, भग्नम समासाद द्विविधम हुताश, कांडे च संधो चहि तत्र संधो, उत्पिष्ट विश्लिष्ट विवर्तितम च, तिर्यगतम क्षिप्तमधश्च षडश च। मतलब हे हुताश या अग्निवेश, हुताश, हुत मतलब अग्नि, इसलिए उनका नाम हुताश भी है। उन्होंने बोला, हे अग्निवेश, संक्षेप में भग्न दो प्रकार के होते हैं, कांड भग्न और संधि भग्न। उनमें संधि भग्न के 6 भेद हैं। उत्प्लिष्ट, जब दो संधियां परस्पर रगड़ जाती है। विश्लिष्ट मतलब अस्थियों की संधियों से अलग हो जाना, मतलब डिसलोकेशन होना। विवर्तित मतलब संधि दोनों अस्थियां टेढ़ी हो जाना। तिर्यगत मतलब संधि छोड़कर एक अस्थि टेढ़ी हो जाना। ऊर्ध्वशिफ्ट मतलब संधि की एक अस्थि दूसरी के ऊपर चढ़ जाना। अधःशिफ्ट मतलब संधि की एक अस्थि दूसरी के नीचे चली जाना। आचार्य सुश्रुत ने तिर्यगत को तिर्यक, शिफ्ट को अतिशिफ्ट और अधः को अधःशिफ्ट ये भी ग्रहण किए हैं। अभी आप लोगों ने इतना डिटेल में माधव निदान का ये भग्न निदान वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ आयुष दर्पण पे पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हमको सब पूरा आयुर्वेद आना चाहिए, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। टीकाकार क्या बोलते हैं कि आगंतु सामान्यद भग्न निदानम, द्विविधम ही भग्नम, सव्रणम अव्रणम च, तत्र सवर्णम अभिधाया व्रणम माह, भग्नम समासाद इत्यादि, हुताश इति अग्निवेशम संबोधनम, चरके हुताश शब्देना न अग्निवेशो अभिधीयते, ऐक्य देशेनापि समुदाय प्रतीते है। कांडे च संधो चेति संधि विच्छिन्नम एकम, द्विविधम कांड भग्नम, कांड मस्ति कांड, कांडेन च नलक कपाल वलय तरुण रुचकानाम ग्रह, तत्र भग्नम, कांडे भग्नम, द्वयात् अस्थनौ संधानम संधि, तद विश्लेष संधि मुक्तम, तत्र संधा विति, संधो मुक्ते लिंगम अभिधीयते इति शेषः। ननु कथम संधि मुक्तम भग्नम उच्यते, अस्थनाम ही भग्नो युक्तः उच्यते, अस्ति विश्लेषो अत्र भग्नो अभिप्रेत स च कांड भग्ने संधि मुक्ते चास्तिति न दोषः। मतलब भग्न भी सद्यो व्रण के समान आगंतुज होता है, मतलब जो फ्रैक्चर होता है कभी भी तो वह भी आगंतु कारण से होता है। अतः सद्यो व्रण के अनंतर भग्न निदान का वर्णन करते हैं। भग्न इत्यादि, भग्न दो प्रकार का होता है, सवर्ण भग्न और अव्रण भग्न। सवर्ण भग्न को पिछले अध्याय में कहा गया है, अब अव्रण भग्न को लिखते हैं। चरक में हुताश शब्द से अग्निवेश का संबोधन है। चरक में हुताश शब्द से अग्निवेश का नाम पाया जाता है। वास्तव में हुताश शब्द अग्नि का वाचक है। अग्निवेश के लिए हुताश वेश ऐसा कहना था, किंतु एक एक देश के समुदाय का ग्रहण हो जाता है,
इस न्याय से यहाँ पर हुताश शब्द से अग्निवेश का ग्रहण हो जाता है। कांडेज संधो चेती, अर्थात एक संधि विच्छिन्न जो कि संधियों के छिन्न भिन्न हो जाने से होता है। दूसरा कांड भग्न होता है, अर्थात अस्थि कांड। कांड शब्द से यहाँ पर नलक, कपाल, वलय, तरुण और रुचक, इन सब अस्थियों का ग्रहण हो जाता है। इन संधियों में होने वाले भग्न को कांड भग्न कहते हैं। दो अस्थियों के संधान व जोड़ को संधि कहते हैं। उस जोड़ के खुल जाने को संधि मुक्त कहते हैं। तत्र संधो इत्यादि, संधि के च्युत हो जाने पर उसके लक्षण भेद कहे जाते हैं। इस पूरक वाक्य का अध्याहार कर लेना चाहिए। इसमें शंका उठती है कि संधि भग्न को भग्न क्यों माना गया है। भग्न तो अस्थियों का होता है, तो संधि मुक्त को क्यों माना गया है। अर्थात अस्थि टूटती है तो टूटे, जोड़ तो टूटते नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि संधियों का क्यों भग्न बोलते हैं। इसका समाधान कहते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो अस्थियों के संधि विश्लेष को भग्न माना गया है। सॉरी, यह कांड भग्न तथा संधि मुक्त इन दोनों में ही पाया जाता है। इस यहाँ पर दोषोत्पत्ति नहीं रह गई है। मतलब भग्न का मतलब संधियों वाला भी और जो अपना बोन का फ्रैक्चर है उन दोनों को भग्न बोला गया है। सद्योवरण के अंतर भग्न निदान लिखते हुए भगवान आत्रेय अग्निवेश को कहते हैं कि संक्षिप्त से भग्न दो प्रकार का होता है, कांड भग्न, संधि मुक्त। संधि मुक्त भग्न 6 प्रकार का होता है, उत्प्लिष्ट, उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित, तिर्यगत, ऊर्ध्वक्षिप्त और अधक्षिप्त, इस तरह से 6 प्रकार के यह कांड भग्न यह संधि भग्न होते हैं। अब संधि भग्न के सामान्य लक्षण बता रहे हैं। प्रसारणा कुंचन वर्तनोग्रा, रुक् स्पर्शन विद्वेषण मेत दुक्तम, सामान्यतः संधिगत लिंगम। जिस अंग में संधि भग्न होता है उस अंग को फैलाने, सिकुड़ने और फिराने में तीव्र पीड़ा होती है। स्पर्श नहीं सहा जाता है और इतना पेन होता है कि हम टच नहीं कर सकते हैं। यह संधि भग्न के सामान्य लक्षण हैं। तो बता रहे हैं कि संधि भग्न से सामान्य लक्षण लिंगमाह, प्रसारण इत्यादि। प्रसारणा आकुंचना, आकुंचन वर्तनोग्रा, रुगीति प्रसारणादिषु उग्रारुक वर्तनम निष्क्रियतया अवस्थानम। वह संधि भग्न के सामान्य लक्षण कहते हैं प्रसारण इत्यादि। अस्थि भग्न होने पर अंग के प्रसारण, आकुंचन तथा वर्तन अर्थात चुपचाप पड़े रहने पर भी अत्यंत पीड़ा होती है। निष्क्रिय अर्थात चुपचाप पड़े रहने को वर्तन कहते हैं। मतलब वहां पे वर्तन का मतलब क्या बोल रहे हैं कि निष्क्रिय है, वहां पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। जिस अंग में संधि भग्न होता है उसमें जो आकुंचन मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये नहीं हो पाते हैं। फैलाते और सिकुड़ने वाला अथवा इधर उधर हिलाते समय और चुपचाप पड़े रहने पर वह अत्यंत पीड़ा होती है। वो ठीक से नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। स्पर्श नहीं सहा जाता है, अर्थात उस स्थान पर छूने पर अत्यंत पीड़ा होती है। ये संधि भग्न के सामान्य लक्षण होते हैं। इसके बाद में ये जो टाइप्स है फ्रैक्चर के वो बता रहे हैं। उत्पिष्ट आदि के लक्षण ऐसे बता रहे हैं। उत्पिष्ट संदेह शबतु समन्तात, विशेषतो रात्रि भवा रुजाचा। ये मैं सब पढ़ देता हूँ। विश्लिष्ट के लक्षण है विश्लिष्ट जे तौच रुजा च नित्यम। विवर्तित के लक्षण है विवर्तिते पार्श्वजश्च तीव्राः। तिर्यगत के लक्षण है तिर्यगते तीव्र रजो भवन्ति। उत्क्षिप्त के लक्षण है क्षिप्ते अतिशूलम विस्मत्वमस्तनो। अधक्षिप्त के लक्षण है क्षिप्ते त्वधो विगड्ढश्च संदेह। उत्पिष्ट संधि भग्न में दो हड्डियों में शोथ होता है। विशेषकर रात्रि में वायु का प्रकोप बढ़ने से पीड़ा बहुत अधिक होती है, मतलब स्वेलिंग होगा और रात्रि में बहुत ज्यादा पेन होता है। विश्लिष्ट मतलब संधि भग्न में ये दोनों लक्षण दो हड्डियों में शोथ और रात्रि में विशेष पीड़ा होती है तथा सर्वदा अधिक पीड़ा बनी रहती है। विवर्तित मतलब संधि भग्न में संधि के समय तीव्र पीड़ा होती है। तिर्यगत में तीव्र पीड़ा होती है। ऊर्ध्वक्षिप्त में संधि में अत्यंत पीड़ा और हड्डियों का अतिक्रमण या दूरगमन होता है। अधःक्षिप्त में पीड़ा या संधि विघटन होता है तथा संधि अलग हो जाती है। ये पेन के हिसाब से इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। ऊपर उन्होंने एनाटोमिकली बताया था उत्पिष्ट क्या है, विश्लिष्ट क्या है, विवर्तित क्या है, तिर्यगत, ऊर्ध्वक्षिप्त और अधःक्षिप्त। यहाँ पे पेन के हिसाब से बताया। टीकाकार क्या बोलते हैं, उत्पिष्ट उत्पिष्टादि लिंगमाह, उत्पिष्ट संधेर इत्यादि। उत्पिष्टम द्वाभ्याम संधिभ्याम संधो घर्षणम,
शवतु समन्तादिति उभय भागे शोथः उभयतः संध्यस्तनो विवर्तत्वात् विशेषतो रात्रिभ्याम रुजा चेति अभिघात कुपित एव रात्रौ शैत्यन्यात्य अत्यंतम वृद्धो वायु रुजाम करोति अत्र चूर्णितत्वेन मार्गावरणात् वातकोप इत्यर्थः विश्लिष्टज इति विश्लिष्ट जाते संधि मुक्ते विश्लिष्टम मनाक् संधि विश्लेष शिथिलता मात्रम विश्लिष्टमिति भावे च अक्तः तो चेति विश्लिष्टे रात्रि रुजा समन्तात् शोथो अप्यत्रा अपत्रा अल्पो बोध्या संधेर नाभि घातात संधि विक्रया अस्थनो अपसृतत्वा मध्यनिम्नात्वम् उत्पिष्टमथ विश्लिष्टम संधिम वैद्युना घट्टेर सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 2 इति वचनात् मग्ना मनाग्नि क्रिया वा रुजा च नित्यमिति सर्वदा रुजा बलवतो भवति उत्पृष्टा विशेषः विवर्तते इति संधो इति शेषः विवर्तते विपरीतम वर्तते विवर्तनम संधो द्वरस्तनो विवृतिम विभ्रणात् मना जर्वतः जीवितः पार्श्वरुजस्य तीव्रा इति आभ्यंतरो संधि स्थानयो पार्श्व संध्यस्थनो पार्श्वगमन त्वात् तीव्रा पार्श्वरुजः तिर्यगतिति तिर्यक्षिप्ते अत्र हि एकं संध्यस्ति संधि स्थानं त्यक्त्वा तिर्यगति क्षिप्ते अतिथि अतिक्षिप्ते ऊर्ध्व इति शेषः अत्र एकास्ति विक्रया वा द्वप्य अप्यस्थनो परस्परातिक्रमणम दूरगमनम वा विश्लिष्टे तुम मनाक् शिथिलता मात्रम अधः क्षिप्ते तु किंचिद अधोगमनमिति विशेषः विषमाश्च सक्तनो इति पाठे तु रुज इति शेषः क्षिप्ते त्वधोरु विघट्टस्य संधेरिति अधः क्षिप्ते रुजा संधेर विघट्टस्य विघट्टनम विरुद्ध चेष्टा विघट्टस्य इति पाठांतरे विघट्टस्य संधेरित्यर्थः अत्र अधो स्थित गमनम अधः क्षिप्तवोर्ध्वं क्षिप्तस्याभिधाने प्राप्ते अनुक्त रीति विक्षेप्तु अवरोधात् मतलब उत्कृष्ट संधि भग्न के लक्षण कहते हैं। उत्कृष्ट अर्थात संधि में दो अस्थियों में घर्षण को उत्कृष्ट कहते हैं। शवतु समन्तात मतलब अस्थियों के दोनों ओर शोथ होता है क्योंकि दोनों ओर की संधियां और अस्थियों में घर्षण होता है। विशेषतो रात्रि भवा रुजा चेती मतलब अभिघात चोट आदि से कुपित हुआ वायु रात्रि में शीत होने से बढ़कर पीड़ा उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर चूर्णित हो जाने से वायु का मार्ग रुक जाने से वायु का प्रकोप हो जाता है। विश्लिष्ट से संधि मुक्त में थोड़ी देर संधि विश्लेष जोड़ के हिल जाने को विश्लिष्ट कहते हैं। अर्थात विश्लिष्ट में संधि कुछ शिथिल से हो जाती है। विश्लिष्ट यहाँ पर व्याकरणानुसार भाव में अक्ता प्रत्यय होता है। अर्थात विश्लेषस्य माधव विश्लिष्टम अर्थात शिथिलता मात्र को विश्लेष कहते हैं। तो चेती अर्थात विश्लिष्ट में रात के समय पीड़ा और संधि के चारों ओर शोथ होता है। यहाँ शोथ यद्यपि चारों ओर होता है किंतु होता हुआ अल्प मात्रा है क्योंकि संधि बलवान अभिघात नहीं होता। संधि में बलवान अभिघात नहीं होता है। संधि की विक्रिया में दोनों अस्थियां जब नीचे ऊपर सरक जाती है तो उनके बीच का भाग खड्डा सा बन जाता है। सुश्रुत में कहा है उत्प्लिष्ट और विश्लिष्ट संधि को वैद्य घटित न करे। सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 2। अथवा थोड़ी सी विकृति से भी संधि में भिन्नता आ जाती है। रुजा च नित्यम अर्थात विश्लिष्ट संधि भग्न में हर वक्त तीव्र पीड़ा होती रहती है। उत्कृष्ट में ऐसा नहीं होता है, केवल रात के समय ही पीड़ा होती है। यदि यही इन दोनों में भेद है। विवर्तित अर्थात यहाँ पर संधि का अध्याहार कर लेना चाहिए। विवर्तित अर्थात विषम वर्तित अथवा विपरीत वर्तित अथवा संधि स्थान में दोनों अस्थियों का टेढ़ा हो जाना या मुड़ जाना, इसमें संधियां मुड़ जाया करती है। पार्श्व रुजा तीव्र अर्थात संध्या अपने संधि स्थान को तो छोड़ती नहीं किंतु एक और ही हो जाती है अर्थात दाई बाई और हो जाती है। उस समय अत्यंत खिंच जाने से दोनों पार्श्वों में तीव्र पीड़ा होती है। तिर्यक गते अर्थात तिरछी और पड़ जाने से इसमें एक अस्थि अपने स्थान से च्युत होकर तिरछी पड़ जाती है। क्षिप्ते अर्थात ऊपर की ओर अतिक्षिप्त हो जाने से अर्थात अस्थि के ऊपर चढ़ जाती है, उसको अतिक्षिप्त कहते हैं। यहाँ एक और अस्थि के स्थानच्युत होने से अर्थात दोनों अस्थियों के स्थान विक्रिया से दोनों ही एक दूसरे को अतिक्रांत करके दूर तक चढ़ जाती है। विश्लेषण में तो संधि में थोड़ी सी शिथिलता आती है किंतु अधःक्षिप्त में एक अस्थि दूसरे नीचे कुछ नीचे की ओर सरक जाती है।
विषमाश शक्तनो, इस प्रकार के पाठ में रुझा का अध्याहार करके शक्तियों में विषम अर्थात कभी कम और कभी अधिक पीड़ा होती है, ऐसा अर्थ होगा। क्षिप्ते त्वदो रुक घटश्च संधे, अर्थात अधः क्षिप्त में पीड़ा होती है और संधि विघटित हो जाती है। विरुद्ध चेष्टा विघटत से, इस पाठांतर में विरुद्ध चेष्टाओं के विघटित हुई संधि का ऐसा अर्थ किया जाएगा। यहाँ एक अस्थि ठीक रहती है और दूसरी अस्थिच्युत होकर नीचे को सरक जाती है। अधः क्षिप्त के समान ऊर्ध्व क्षिप्त का विधान भी संगत प्रतीत होता है, किंतु अति क्षिप्त में उसका अवरोध हो जाने पर यहाँ पर ऊर्ध्व क्षिप्त की पृथक नहीं कहा गया है। अब उत्पत्ति संधि भग्न में भग्न के चारों ओर शोथ होता है, विशेषतः रात्रि के समय वात मार्गावरोध से अत्यंत पीड़ा होती है। दूसरा बता रहे हैं संधि के कुछ शिथिल हो जाने पर विश्लिष्ट संधि भग्न कहते हैं, मतलब जो ज्वाइंट्स है वो थोड़ा लूज पड़ जाता है, उसको विश्लिष्ट बोला है। विश्लिष्ट में उत्कृष्ट के होने वाला शोथ और रात्रि में पीड़ा अतिरिक्त हर वक्त पीड़ा होती रहती है। फिर बोल रहे हैं विवर्तित। विवर्तित मतलब क्या होती है कि संधि के विचलित विवर्तित हो जाने पर संधि के समय अत्यंत पीड़ा होती है। तिर्यकगत क्या बता रहे हैं, संधि अपने स्थान को छोड़कर जब तिरछी ओर हो जाती है तो उसे तिर्यगत कहते हैं। तिर्यगत संधि भग्न में तीव्र पीड़ा होती है। अतिक्षिप्त मतलब एक अस्थि जब स्थानच्युत होकर दूसरी अस्थि के ऊपर चढ़ जाती है तो उसे अतिक्षिप्त कहते हैं। अतिक्षिप्त संधि भग्न में अत्यंत शूल होता है और दोनों अस्थियां विषम हो जाती हैं। अधःक्षिप्त में एक अस्थि स्थानच्युत होकर दूसरी अस्थि की ओर नीचे सरक जाती है। अधःक्षिप्त में अत्यंत पीड़ा होती है और संधि विच्छेद हो जाता है। अब हम आगे का जो श्लोक है ना वो बहुत बड़ा है, आज हो नहीं पाएगा। कांड भग्न मतलब जो बोन्स में जो ये होता है फ्रैक्चर होता है, ये हम लोग कल करेंगे, अभी करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 7 बजे मिलेंगे अष्टांग हृदय का सेशन में। तब तक और एक ही दिन बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो ओवर हो जाता है, इसलिए अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग 7 बजे मिलिए अब। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।